हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट रिवीजन करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका सबसे आसान चैप्टर है। फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, यानी I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और डी टी का मतलब है स्मॉल इन टाइम। इफ द करंट इज स्टडी, करंट स्टडी हो, करंट में कोई चेंज ना हो, it does not change with time, so I equal to Q upon T. Q upon T. Electric current is a scalar quantity. It is not a vector. वैसे इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन भी रखता है और मैग्नीट्यूड भी रखता है, फिर भी स्केलर है। क्यों है स्केलर? एज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये कभी भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में माना जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर या कूलम्ब पर सेकेंड होती है। और डायमेंशन फॉर्मूले की बात करेंगे तो m0, l0, t0 और a1 के बराबर होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर कभी कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे कि किसी भी कंडक्टर में द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is gives the direction of flow of electric current. This current is known as conventional current. But electrons opposite to the current known as electronic current. If n particles each having a charge q cross section through a given area in time t, then I equal to n q upon t के बराबर होगा। Next, the current is the same for all cross section area of a conductor of non-uniform cross section. Current is different. Situation is due to motion of different charge carriers. Current in a conductor and vacuum tube is due to motion of electrons. अगर हम बात करें कंडक्टर के लिए या बात करें वैक्यूम ट्यूब के लिए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट पैदा होता है। इन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण होता है। इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होता है। इन डिस्चार्ज ट्यूब ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट टॉपिक, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द amount of current flowing per unit area around that point of the conductor, यानी J इक्वल टू I अपॉन A। यानी करंट डेंसिटी को हम डिनोट जो करते हैं वो J से करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, इफ एरिया A is not normal to the current but make an angle theta with the direction of current, then J इक्वल टू I अपॉन A cos of theta। अगर यहां से करंट निकाला जाए तो J A cos of theta, अगर cos थीटा लगा हुआ है तो कौन सा प्रोडक्ट होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो I इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। कहने का मेरा मतलब है करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? m0 l-2 t0 a1। क्या बोला था मैंने? करंट पर यूनिट एरिया। करंट का क्या होगा? एम्पियर। एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ए l-2। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एवरेज वेलोसिटी with which a free electrons get drift in the direction opposite to direction of electric current। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है vd इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम। स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम और एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नेगेटिव साइन शो दैट ड्रिफ्ट velocity of electron is in the direction opposite to the external electric field। यानी नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन।
drift velocity depends on the electric field, and Vd is directly proportional to E. So greater the electric field, larger will be the drift velocity. अगर हम यूनिट की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और डायमेंशन फॉर्मूला सेम एज द वेलोसिटी होता है। आगे आता है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका थ्योरी का, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस number of electrons per unit volume of a conductor. A be the area of the conductor. E charge of the electron. Vd drift velocity of an electrons. उसके बाद कभी कभी पेपर में आपसे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। तो जे कितना हो जाएगा आपके पास, एन ई वी डी, मीन्स एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, मोबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू इक्वल टू वी डी वेक्टर का मोड अपॉन में ई। वी डी की वैल्यू कितनी होती है, ई ई टाउ बाय एम अपॉन ई। ई से ई कट जाएगा आपके पास, और ई से ई कट जाएगा तो कितना बन जाएगा, ई टाउ बाय एम। यानी मोबिलिटी जो होती है वो ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। यूनिट की बात करेंगे मोबिलिटी की, पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकंड माइनस वन, ध्यान रखना इसको। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम माइनस वन एल जीरो टी टू ए वन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जिसे बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ये तो आप 10वीं क्लास से 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को आता होगा। इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस across the end of the conductor, provided some physical conditions like temperature, pressure and strain remain constant. यानी V हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। होता कब है, कंडीशन जरूर ध्यान रखें, तो देनी पड़ेगी आपको। टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। और आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर हमसे ये बोला जाए कि ओम्स लॉ का ग्राफ बना के दिखाओ, तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, यहाँ पर होगा आपके पास v, और यहाँ कितना होगा i, और ग्राफ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा। ध्यान रखें इस बात को, ग्राफ कैसा बनेगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगा, लाइक दिस। एक बात और, कभी कभी आप लोगों से अगर ये पूछे कोई कि ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ओमिक मटेरियल्स विच ओबे ओम्स लॉ, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। नॉन ओमिक मटेरियल्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, लाइक एज द पीएन जंक्शन, थर्मिस्टर, थायरिस्टर, ये सब एग्जांपल किसके होंगे, आपके नॉन ओमिक मटेरियल्स के होंगे। एक बात और ध्यान रखें, जब v और i के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमारे कुछ क्वेश्चंस जो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं उनके लिए ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो स्ट्रेट लाइन बन के जा रहा है तो इसका ये वाला हिस्सा जो क्या कहलाएगा, थीटा। थीटा को क्या बोलेंगे हम लोग, स्लोप। और स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ थीटा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। और डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1 l2 t-3 a-2। नेक्स्ट आपके पास है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में जो टॉपिक आएगा तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के नाम से आएगा। और इसमें क्या पूछेगा आपसे कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बताइए, तो आप बोलोगे R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और ए एरिया ऑफ द कंडक्टर। और आर बराबर होता है रो एल बाई ए। रो का मतलब होता है रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया। ए से ए काट देंगे, एल से एल काट देंगे, तो आपके पास जो रो है वो बराबर आ जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अगर कभी कोई पूछे आपसे कि रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो आप बोलोगे नेचर ऑफ द मटेरियल, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिलैक्सेशन टाइम। बट नॉट डिपेंड्स लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। बट अगर कभी कोई बात करे कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे नेचर ऑफ द मटेरियल,
एंड इट्स डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब है लेंथ और एरिया, एंड इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है इन केस ऑफ कंडक्टर, और टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस घटता है। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टिविटी, जिसको बोला मैंने अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है हमारे पास? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of unit length and unit area of cross section of the conductor. It is denoted by rho, SI unit, ohm meter, and dimension formula M1 L3 T minus 3 A minus 2 के बराबर होगा। अभी अभी मैंने आपसे क्या बताया कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? रो एल अपॉन ए। अगर मैं बात करूं ए यानी एरिया, अगर हमें कोई कंडक्टर दे रखा हो जिसकी लेंथ एल दे रखी हो, रेडियस आपका आर दे रखा हो, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। इफ ए कंडक्टर मास कितना हो m, वॉल्यूम कितना हो v, डेंसिटी कितनी हो d, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? रो एल स्क्वायर d अपॉन m के बराबर होगा। इफ, ध्यान रखना रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। इफ लेंथ ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर, रेजिस्टेंस कितना है? r, stretched in n times, its resistance becomes n square r, but resistivity does not change। मैंने ही बोला था कि resistivity does not depends on length और area of cross section। इसका मतलब है लेंथ के बढ़ाने से, एरिया के बढ़ाने से, रेडियस के बढ़ाने से, घटाने से कभी भी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, दिस वायर इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप कितना आंसर बोलोगे उसका? यानी कि n स्क्वायर r, n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3, यानी कि 9 ऑफ r के बराबर होगा। कितना होगा? 9 ऑफ r। If radius of the given metallic wire of resistance R becomes n times, अब के पहले किसकी बात कर रहे थे हम? लेंथ की। अब किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस की। और रेडियस कितना है हमारे पास? वो n टाइम्स है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? R अपॉन n की पावर 4, यानी 1 अपॉन n की पावर 4 into R। नेक्स्ट, if the area of cross section of the given metallic wire resistance R becomes n times, then its resistance becomes 1 upon n square into r। ये जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है ये सब कुछ जनरल फॉर्म में है। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वो हमेशा 2 टाइम्स 3 टाइम्स लेंथ बढ़ रही है, रेडियस घट रहा है, एरिया बढ़ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो आसानी से आप कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा कितना होता है? 1 बाय रो। और अगर कभी को पूछा जाए कि रिलैक्सेशन टाइम और कंडक्टिविटी में रिलेशन बताइए, तो आप क्या बोलोगे? सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसे हम साइमन मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। और एक यूनिट और ही बनती है, मोहो मीटर इनवर्स। और डायमेंशन फॉर्मूला इज m-1 l-3 t3 a2 के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई, जिसे आप लोग बोलते हो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जे इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना और इसको तैयार कर लेना सही बच्चे। अभी कुछ देर पहले मैंने बात की थी ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स, वो टॉपिक देखो आपके सामने है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स, those conductors which obey Ohm's law is known as ohmic conductor. For examples, metals. For ohmic conductors, the graph between current and potential difference is a straight line, always passes through the origin. Second is non-ohmic conductor. Those conductors which do not obey Ohm's law is known as non-ohmic materials, like as the diodes और डायोड वॉल्व। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, तो ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा? आपका नॉन लीनियर होगा। जैसे कि ग्राफ आपको देखो ये दिखा रखे हैं,
ये ग्राफ आपका एक ये रहा। दूसरा ग्राफ आप देख रहे हो, ये पीएन जंक्शन का ग्राफ है, ये भी आपका नॉन ओमिक है। और तीसरा ग्राफ नीचे आपको दिखा रखा है, ये भी कैसा है आपका नॉन ओमिक, यानी जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वी और आई के बीच में, वो नॉन ओमिक होगा। और ग्राफ आपको जैसे दिखा रखे हैं इस तरह के ग्राफ आपके बनेंगे। ध्यान रख लेना, ग्राफों को अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के लिए एट टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना आएगा आपका आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वेयर आर टी बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं रेसिस्टिविटी के लिए, आपका जो फॉर्मूला है रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी के बराबर हो जाएगा। रो नॉट का मतलब है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रो टी का मतलब है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अगर कभी गलती से आपसे पूछा जाए कि रेसिस्टिविटी का डायमेंशन की यूनिट क्या होगी, तो आप बोलोगे सेंटीग्रेड इनवर्स और केल्विन इनवर्स के बराबर होगी। अगर आपसे पूछा जाए फॉर मेटल्स, अल्फा की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। फॉर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव, मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, मेटल के लिए हमेशा टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अगर बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए, तो रेजिस्टेंस घटेगा विद राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है सेल। सेल इज ए डिवाइस which provides necessary potential difference to maintain the current in an electrical circuit. Next topic, EMF, electromotive force बोलते हैं। It is defined as the potential difference between two terminals in an open circuit when no current flow through the cell, और इसको डिनोट कैसे करते हैं कैपिटल ई से। यूनिट क्या होगी वोल्ट या जूल पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t-3 a-1 के बराबर होगा। EMF of the cell depends nature of the electrodes, nature and concentration of electrolyte used in the cell and its temperature। यानी कि कोई पूछने लगे कि EMF of the cell किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल एंड इट्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। It is defined as the potential difference between two terminals in the closed circuit. Closed circuit का मतलब key is closed. Circuit is complete when current flow in the cell या circuit. Next, internal resistance of a cell. It is defined as the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell when current flow through it. Internal resistance of the cell depends upon number one, distance between the electrodes, nature of the electrodes, nature of the electrolytes, and area of electrodes emerged in the electrolyte. दोबारा एक बार सुन लीजिए, distance between the electrodes, number two, nature of the electrolyte, number three, nature of electrodes, और number four, area of electrodes emerged in the electrolyte. Next topic, relation between E, V and R, यानी EMF, terminal potential difference and internal resistance of the cell. अगर हम कोई भी सेल, सेल का मतलब अपना ईएमएफ होगा, अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जैसा कि आपको दिखा रखा है, उसको हम कनेक्ट कर दें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो यहां से अगर हम निकालते हैं तो V की वैल्यू कितनी आएगी, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो V इक्वल टू ई माइनस आई आर दिखाई दे रहा है, इसे आप लोग बोलते हो डिस्चार्जिंग प्रोसेस। अगर यहां से आपसे कभी पूछा जाए कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, तो R की वैल्यू स्मॉल r E अपॉन V माइनस 1 इंटू R के बराबर होगा। हमारे पास इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक आपका डिस्चार्जिंग और एक होता है चार्जिंग।
जब बात करेंगे डिस्चार्जिंग के लिए, तो टर्मिनल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बराबर किसके होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी V equal to E minus IR. That is, terminal potential difference across it is less than the EMF of the cell. The direction of current inside the cell is from negative terminal to positive terminal. During charging of a cell, terminal potential difference बराबर होता है EMF of a cell plus potential difference drop across the internal resistance of a cell के बराबर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स ग्रेटर देन, जब आपके पास डिस्चार्जिंग प्रोसेस था तो उसमें लेस देन आया था, इसमें क्या आया है, ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है डिस्चार्जिंग और पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो चार्जिंग प्रोसेस होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स कैन बी ग्रुप्ड in the three ways. Number one, cells in series, cells in parallel, और थर्ड है cells in mixed grouping। जब हम बात करेंगे cells in series तो हम n cells, identical cells, identical मतलब एक जैसे, each of EMF E, internal resistance कितना है R, connected in series with external resistance R, like as a, ये सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे जब सीरीज में लगे होते हैं हमेशा ईएमएफ क्या होता है, डिफरेंट, जब और करंट क्या होता है, सेम। तो ईएमएफ क्या होगा, डिफरेंट, और हर सेल का ईएमएफ कितना है, ई। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, एन इंटू ई। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, सीरीज में है, कितना आ गया, एन इंटू आर। टोटल करंट कितना हो गया, आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ बटे टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दो रेजिस्टेंस है, इंटरनल किसके बराबर आया था, एन आर, और एक्सटर्नल कितना है, आर, तो आर प्लस एन आर। अगर हम इसके स्पेशल केस की बात करें, इफ आर यानी कैपिटल आर इज लेस देन एन आर, देन आई इक्वल टू ई अपॉन आर के बराबर होगा। इफ आर इज ग्रेटर देन एन आर, देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर के बराबर होगा। ये हो गया सेल्स इन सीरीज। नेक्स्ट आपके पास है सेल्स इन पैरेलल। इफ m identical cells, each of EMF E, internal resistance R, connected with external resistance R के बराबर होगा, जैसे कि आपको ये फिगर में दिखा रखा है। इन केस ऑफ पैरेलल ईएमएफ क्या होता है, हमेशा सेम। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, ई के बराबर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, आर बाई एम। टोटल करंट कितना हो गया, आई इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस स्मॉल आर बाई एम। स्पेशल केस की बात करेंगे, इफ आर बाई एम स्मॉल आर बाई एम लेस देन टू आर मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे हम लोग, आर बाई एम को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आई इक्वल टू ई बटे कैपिटल आर के बराबर होगा। इफ आर बाई एम इज ग्रेटर देन टू आर, तो देन आई इक्वल टू एम ई अपॉन स्मॉल आर। नेक्स्ट टॉपिक, किरचॉफ लॉज। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, एक को बोलते हैं हम किरचॉफ जंक्शन लॉ, और सेकंड को बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ। किरचॉफ जंक्शन लॉ का दूसरा नाम है आपके पास किरचॉफ करंट लॉ। It states that the algebraic sum of all the current meeting at a point in an electrical circuit is zero. और किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना इस बात को, साइन कन्वेंशन के लिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ के लिए द एंटरिंग ऑफ करंट बी टेकन एज पॉजिटिव और लीविंग ऑफ करंट बी टेकन एज नेगेटिव। जो करंट एंटर कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, और जो करंट बाहर जा रहे हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ लूप लॉ, और इसे कहते हैं हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज पार्ट ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सर्किट। इसकी हम दूसरी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस across in the closed circuit is zero।
जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ ओबे करता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, किरचॉफ सेकंड लॉ किसको सपोर्ट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इन एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस ऑफ मेजरिंग 1 आउट ऑफ 4, यानी कि it is an arrangement of 4 resistances P, Q, R and S are connected in the form of a bridge, and a galvanometer connected terminal B or D, and a source of battery connected between A and C, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि when Wheatstone bridge is balanced, तो आप क्या कहोगे? The potential at point B or D are equal. When B or D are equal, then Wheatstone bridge is balanced. Then balance condition is P upon Q equal to R upon S, जिसमें P और Q are known, R is variable और S is unknown. Next topic, Joule's law of heating. According to Joule's heating effect of current, the amount of heat produced in a conductor of resistance R carrying current I in time t each, H is equal to I square RT. अगर किस में लेंगे? जूल में। अगर लेंगे कैलोरी में तो H is equal to I square RT by J. J क्या होता है? जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी के बराबर होती है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेट at which work is done by the source of EMF in maintaining the current in the electrical circuit. Electric power equal to total work done upon time taken. P equal to V into I. V की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ IR, तो I स्क्वायर R और एक बराबर होती है V स्क्वायर अपॉन R के बराबर होगी। SI यूनिट ऑफ पावर होती है वाट, प्रैक्टिकल यूनिट किलोवाट और कमर्शियल यूनिट हॉर्स पावर के बराबर होती है। अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो M1 L2 T-3 A2 के बराबर होती है। नेक्स्ट, इफ P1 P2 P3 up to Pn are the powers of electrical appliances connected in series with source of voltage V, then effective power is 1 upon PS. PS का मतलब है पावर्स इन सीरीज, तो बराबर किसकी होगी? 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 1 अपॉन P3 अप टू एंड सो। अगर हमारे पास पैरेलल में लगे हो किस वोल्टेज के साथ? V वोल्टेज के साथ, तो इफेक्टिव पावर कितनी आएगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू में Pn के बराबर होगी। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड by the source of EMF in maintaining the current in an electrical circuit for a given time. इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होती है इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम, E इक्वल टू P इनटू T के बराबर होगा। ऐसा यूनिट जूल, कमर्शियल यूनिट किलोवाट और 1 किलोवाट और किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है, जिसे हम 1 यूनिट के बराबर बोलते हैं। 1 यूनिट का मतलब है BOEU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अगर कभी कोई न्यूमेरिकल आए, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन N, तो आपको क्या जवाब दोगे? टोटल वेस्टेज इनटू टाइम इन आवर्स अपॉन में 1000, तो क्या निकल जाएगा हमारा कि कितनी यूनिट्स हमने कंज्यूम की हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल वाइवा में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे टॉपिक 1 की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की बात करेंगे। नंबर 1, पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through a conductor per second is 3.3 into 10 की power minus 90. The current flowing through the conductor is, पहला ऑप्शन 2 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन
3.4 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन 4.8 एम्पियर एंड फोर्थ ऑप्शन 5.3 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, dn अपॉन dt हमको गिवन है 3.3 इंटू 10⁻⁻⁹। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू कितना होता है, n इंटू ई, तो ई बाहर ले लो, dn अपॉन dt। ई आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और dn अपॉन dt की वैल्यू भी आपको गिवन है। आई की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी in a circuit shown for a case 1 when switch S is closed and second when S is open। यानी स्विच जब ओपन हो तब हमें A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जब स्विच क्लोज हो तब आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, फिर उनकी रेशियो बतानी है। ऑप्शन है आपके पास A 1/4, B 1/2, C 1 और डी 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला केस करेंगे व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। जैसे इसको क्लोज करेंगे 4R एंड 2R, और ऊपर कितना है 3R, किसमें हो जाएंगे ये पैरेलल में। 4R और 2R कितने हो गए, सीरीज में है तो 6R, और दोनों किसमें हो गए पैरेलल में, तो कितना आ गया 2R, और 2R और 2R कितने हो गए 4R। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब क्लोज सर्किट है तो कितना आ गया 4R। फिर क्या निकालेंगे, करंट। फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R, R की जगह कितना आ गया 4R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है A और B के बीच में, करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है 2R, I की वैल्यू V अपॉन 4R रख देंगे इंटू 2R, कितना आ गया V/2। सेकेंड केस व्हेन S इज ओपन, जब स्विच को ओपन करेंगे, ओपन करते ही ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक सीरीज सर्किट बन जाएगा। 4, 2, 6 और 2, 8, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8R, करंट कितना है V अपॉन 8R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB विल बी कितना आ गया V इक्वल टू IR, I कितना है V अपॉन 8R, तो कितना आ गया V/4। रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। दोबारा सुन लीजिए, द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी यानी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, नंबर 1 रेसिस्टिविटी, नंबर 2 कंडक्टिविटी, नंबर 3 ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और नंबर 4 मोबिलिटी। तो इसका हिंट देख सकते हो आप लोग, हमारे पास एक टॉपिक आता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा ई। J का मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। J अपॉन E, ये तो पूछा है किसके बराबर हो गया, सिग्मा, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ RS and RP are the equivalent resistances of a resistors each of value R in series and parallel combination respectively, then the value of RS minus RP is। RS का मतलब resistors in series और RP का मतलब resistors in parallel। पहला ऑप्शन n² minus 1 अपॉन n² इंटू R, दूसरा ऑप्शन n² प्लस 1 अपॉन में n² माइनस 1 इंटू R, तीसरा ऑप्शन n² माइनस 1 अपॉन n इंटू R, और फोर्थ लास्ट ऑप्शन n² प्लस 1 अपॉन n² इंटू R। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, n रेजिस्टेंस है, वो सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। जब सीरीज में रखेंगे तो क्या होगा n इंटू R, और पैरेलल में रखेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कितना हो जाएगा आपके पास n अपॉन R, तो RP हो जाएगा R/n। हमसे पूछा क्या है RS माइनस RP, RS की वैल्यू कितनी है NR, RP की वैल्यू कितनी है R/n,
आर कॉमन ले लेंगे और इसको सॉल्व करके इस आंसर को निकाल लेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। ये आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है ए और बी के बीच में, जिसमें आपको ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम, यहां कितना है 10 ओम, यहां कितना है 15 ओम, यहां कितना है 13 ओम। तो बीच में जो ये 5 और 10 दिखाई दे रहे हैं, ये आपका एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं। और 5/10 यानी P/Q इक्वल टू R/S, 5/10 1/2, 15/30 1/2। तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। ये इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 और 10 बचेगा, 15, 25 और 20 बचेगा, और 15 और 30 बचेगा। यानी आपके पास बीच वाला खत्म, ये 3 किस्म हो जाएंगे आपके पैरेलल में, 15, 45, 45। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, 9, और 9 के साथ में 1 किस्म है आपका सीरीज में। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10 ओम। आप इसको आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। टॉपिक 2 के लिए, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रॉन किस तरह से ड्रिफ्ट करता है, मूव करता है, और रेसिस्टिविटी का ओरिजिन क्या है। उसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद वेलोसिटी vd in a conductor with potential difference v across its ends if v is reduced to v/2, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होकर v/2 हो जाता है। देयर ड्रिफ्ट स्पीड विल बिकम नंबर ए v/2 vd/2, b vd, c 2vd, d 4vd। तो सिंपल सी बात है, पहले फॉर्मूला समझो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, vd इक्वल टू ई टाउ बाई एम, और ई कितना होता है, v/L, पोटेंशियल डिफरेंस बटे लेंथ, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, v के। इसको तुमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। वेलोसिटी आप जानते हो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर काम नहीं करेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स get drift opposite to the applied electric field, but in this case in presence of electric field। यानी वेलोसिटी कब काम करेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब काम करेगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट, ए कॉपर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कैरीज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ conduction electrons is 0.2 millimeter per second if the number density of electrons in copper is 8.5 into 10 की पावर 28 मीटर - 3। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले हमें क्या क्या चीज दे रखी है, करंट हमको गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको गिवन है, और नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी एन हमको गिवन है। और पूछा क्या है हमसे पूछा है एरिया। फॉर्मूला होता है हमारे पास I इक्वल टू NEAVD। एन का मतलब नंबर डेंसिटी, E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A का मतलब एरिया, VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और I का मतलब करंट। निकालना क्या है हमको, एरिया I/NEVD। I हमें गिवन है, N हमें गिवन है, E हमें पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 की पावर -19, VD भी हमको गिवन है। तो हम A को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को आसानी से इस फॉर्मूले को लगाकर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, डिफाइन
रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, आप आसानी से बता सकते हो रेसिस्टिविटी क्या होती है। हाउ डज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। नंबर वन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, और सेकंड रिलैक्सेशन टाइम। तो सिंपल सी बात को आप दिमाग में फीड कर लो, रेसिस्टिविटी जो हमारे पास होती है वो m/n e² टाउ के बराबर होती है। क्या कह रहा है, नंबर डेंसिटी अगर बढ़ती है तो रेसिस्टिविटी घटेगी, रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ता है तो आपके पास रेसिस्टिविटी घटेगी। तो आसानी से हम बता सकते हैं कि रेसिस्टिविटी नंबर डेंसिटी के ऊपर और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर क्या होती है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट इज मीन्ड बाय रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम बोलते हैं मीन फ्री टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, शो दैट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय R equal to ml/n e² a tau, where symbols have their usual meanings। सबसे पहले हमें रिलैक्सेशन टाइम बताना है। क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। उसके बाद हमें रेसिस्टेंस प्रूव करके दिखाना है, जिसको हम इस डेरिवेशन को बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, R equal to ml/n e² a tau, जिसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, N नंबर डेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और A एरिया ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। इसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि बहुत आसान एक्सप्रेशन है आपकी ये। क्वेश्चन नंबर 10, ये डेरिवेशन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन करंट डेंसिटी, J से डिनोट करते हैं, एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टिविटी of a conductor in terms of number density of charge carriers in a conductor and relaxation time। पहले आप करंट डेंसिटी की डेफिनेशन दे दोगे, करंट पर यूनिट एरिया, रिलैक्सेशन टाइम की तो बताई दी मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद रेसिस्टिविटी की एक्सप्रेशन निकालनी है जे की फॉर्म में और टाउ की फॉर्म में। आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, define the terms mobility of charge carriers in a current carrying conductor। mobility क्या होती है, it is defined as the ratio of drift velocity to the electric field। obtain the relation of mobility in terms of relaxation time। तो इसको आसानी से mobility क्या होगी, vd बटे e, vd की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, e टाउ बाई m, ई से ई काट दोगे तो आसानी से हमारे पास मोबिलिटी की एक्सप्रेशन रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, द थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स वन एंड ए टू अनदर एंड बी। एक कंडक्टर दे रखा है जिसकी जो थिकनेस है हमारे पास वो एंड ए से एंड बी की तरफ जाते हुए डिक्रीज हो रही है। It is connected across the terminals of a battery। What will be the effect of the value of electric field? Second, current density, and third, mobility of the electron at a point on the conductor as one moves from one end to another end। सिंपल सी बात को दिमाग में फीड करो, तीन चीज आपसे निकालने के लिए बोली हुई है और किसी भी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते हुए उसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही है, मींस उसका एरिया घट रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको हिंट दे देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बटे L। V कितना होता है, IR बटे L। R क्या है, रेसिस्टेंस, कितना होता है, रो L बटे A। L से L काट दिया तो आ गया I रो बटे A। क्या कह रहा है तुमसे, थिकनेस एंड ए से एंड बी तक डिक्रीज हो रही है, यानी ए क्या हो गया, डिक्रीज, तो ई क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहला है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। सेकंड बोल रहा है करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू आई बटे ए क्या होगा, डिक्रीज, कोई समझाया, तो जे क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तीसरा है मोबिलिटी, मोबिलिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, वी डी बटे ई। वी डी कितना है, ई टाउ बाई एम।
ई से ई कट गया, ई टाउ बाई एम। क्या ये थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब मोबिलिटी क्या होगी आपकी? कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे। टॉपिक 2 हो चुके हैं हमारे। अब हम बात करते हैं टॉपिक 3 के बारे में, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, एक नंबर का क्वेश्चन है, रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की किस पे डिपेंड करती है? पहला ऑप्शन टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थर्ड ऑप्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और फोर्थ शेप ऑफ द कंडक्टर। हम ये जानते हैं रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे डिपेंड करती है, और ना शेप पे। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल्स, टेम्परेचर्स और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। तो इसमें ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन IV characteristics of two wires X and Y at constant temperatures are shown in the figure। जैसे कि आपको डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पर V है, यहाँ पर I है, और हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखे हैं? 2 वायर्स दे रखी हैं, एक का नाम X है, एक का नाम Y है। The 2 wires have equal length and diameters. Which of them is made up of material of larger resistivity? रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें सेकेंड यूनिट के अंदर कोई ग्राफ का क्वेश्चन मिलता है या ग्राफ का कोई रीजनिंग क्वेश्चन आता है, तो हमेशा हम एक ही मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे, वो भी स्लोप वाला। अब तुम कहोगे जी स्लोप का मेथड कौन सा होता है? मैं आपको बता देता हूं। ये हमको x दिखाई दे रहा है, ये हमको y दिखाई दे रहा है। अलोंग द एक्स में, अलोंग द एक्स एक्सिस के अंदर v क्या है? डिफरेंस। अलोंग द y के अंदर करंट है आपके पास, तो इसको हम बोलेंगे थीटा। थीटा का मतलब होता है स्लोप। तो ये हिस्सा क्या हो गया? I, ये क्या हो गया? V। और स्लोप का मतलब होता है टेन ऑफ थीटा, और टेन थीटा कितना होगा? I अपॉन V। I अपॉन V का मतलब होता है 1 अपॉन R। इसका मतलब स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। हम बात किसी कर रहे हैं रेसिस्टिविटी की, और रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L बटे A। अब यहां से क्या पता लग रहा है कि स्लोप x का कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेसिस्टिविटी भी ज्यादा है, और लेंथ और एरिया सेम है। इसका मतलब है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी रेसिस्टिविटी भी ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी रेसिस्टिविटी भी कम। तो इसका मतलब क्या हो गया? x की रेसिस्टिविटी क्या होगी? ज्यादा, और y की रेसिस्टिविटी क्या होगी? कम। तो हमारा आंसर क्या होगा? रेसिस्टिविटी ऑफ x इज ग्रेटर देन रेसिस्टिविटी ऑफ y। ध्यान से समझ के इस क्वेश्चन को करके देख लेना। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 15, द फिगर shows the, question number 15, the figure show the voltage versus the current I graph for a wire at two temperature T1 and T2. One can conclude that पहला ऑप्शन T2 equal to 2T1, सेकेंड ऑप्शन T1 greater than T2, थर्ड ऑप्शन T1 equal to T2 by 3, और फोर्थ ऑप्शन T1 less than T2। आपको एक ग्राफ दे रखा है V और I के बीच में, उसमें हमें 2 टेम्परेचर दे रखे T1 और T2। कहता है बताओ इनमें से कौन सा टेम्परेचर हायर है। वही तरीका जो क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने आपसे बात किया था, स्लोप का सहारा लेंगे। स्लोप किसके बराबर होता है? टेन थीटा के, और टेन थीटा कितना होगा? I अपॉन V के, और I अपॉन V कितना है? 1 अपॉन R। इसका मतलब स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। इसका मतलब स्लोप किसका कम है? T2 का। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? T2 का। तो टेम्परेचर भी किसका ज्यादा है? T2 का। तो आंसर क्या होगा? T2 ग्रेटर देन T1। आपको ये समझ। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 25% of its value at 27 degrees Celsius. The temperature coefficient of resistance of the conductor is 2 into 10 की पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करो। ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपके पास का फॉर्मूला आता है R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमसे कहता क्या है ये?
कि इसका जो रेजिस्टेंस है नया, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 25% इंक्रीज हो गया है। तो आर नॉट प्लस 25/100 इंटू आर नॉट, तो कितना आ जाएगा आपके पास 125/100 इंटू आर नॉट, 5/4 ऑफ आर नॉट। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहां पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो T2 माइनस T1 जो किसके बराबर है, डेल्टा टी के, कितना आ जाएगा 1/4 अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, यहां पर डाल देंगे। T1 भी हमको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T2 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक 4, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। क्वेश्चन नंबर 17, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय 220 वोल्ट और 100 वाट, यानी पावर कितनी है 100 वाट, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्टेज, अगर मैं इसको 110 पे ऑपरेट करूं तो कितनी पावर होगी। पहला ऑप्शन 25 वाट, सेकंड ऑप्शन 30 वाट, सी ऑप्शन 35 वाट और डी ऑप्शन 45 वाट। हिंट मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है पावर का P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, तो हम पहले आर निकालेंगे, वी स्क्वायर बटे पी। वी की वैल्यू 220 का होल स्क्वायर, पावर का मतलब 100 आ गया। यहां से सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आर की, जो आर निकल के आएगा फिर हम क्या करेंगे 110 वोल्ट की बात करेंगे, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, वी की वैल्यू 110 का होल स्क्वायर अपॉन आर, जो यहां से सॉल्व करके आएगा और आसानी से आपका P निकल के आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट आई इज पास्ड थ्रू देम, करंट आई पास कर रहा है, विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर, कौन सी वायर ज्यादा हीट होगी, जस्टिफाई यूर आंसर। सिंपल सी बात को समझो, जब हीट की बात कर रहा है तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, और आर का फॉर्मूला क्या होता है रो एल अपॉन ए, तो एच की वैल्यू आ गई आई स्क्वायर रो एल अपॉन ए इंटू टी। अब लेंथ सेम बोल रहा है, रेडियस सेम बोल रहा है, तो एरिया भी सेम हो गया। इसका मतलब हीट केवल किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली रेसिस्टिविटी के ऊपर, और हम जानते हैं रेसिस्टिविटी नाइक्रोम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर, और जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा उसकी हीट भी ज्यादा, वो ज्यादा हीट होगा। इसका मतलब है नाइक्रोम ज्यादा हीट होगा, कॉपर कम हीट होगा। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक 5, सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपके पास ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ईएमएफ का मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स इन द क्लोज सर्किट, और दोनों के बीच में रिलेशन बतानी है, यानी V इक्वल टू ई माइनस आई आर को प्रूव करके दिखाना है। आप कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है, एक सेल दे रखा है, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। आगे क्या कहता है, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप यानी V अक्रॉस द रेजिस्टेंस एज द फंक्शन ऑफ आर, यानी V और R के बीच में हमें ग्राफ बना के दिखाना है। ध्यान रखना इस वाले चैप्टर के अंदर और इस टॉपिक के अंदर ये वाले ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो हम इसको हिंट दे देते हैं आपको। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इक्वल टू ई माइनस आई की वैल्यू क्या हो गई E, R प्लस आर। ई का मतलब किसी सेल का ईएमएफ, R का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर मैं बोलता हूं फॉर R इक्वल टू 0, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब है V की वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा। अगर हम बात करते हैं R इक्वल टू इंफिनिटी, R को इंफिनिटी बोल दूंगा, ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी इंफिनिटी, और नॉन जीरो बाई इंफिनिटी कितना होता है आपके पास 0, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा E।
इसका मतलब है हमेशा अगर V और R के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ हमेशा इस शेप में होगा, और ये वो कंडीशन होगी जहां पर V आपका E के बराबर होगा। तो आपको ये ग्राफ आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके पास जो ग्राफ है वो भी देखें आप। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है। A cell of EMF E and internal resistance R is connected to a variable resistance R. Draw plots showing the variation of पहला केस टर्मिनल वोल्टेज विद R। अभी पिछले टॉपिक में भी क्वेश्चन नंबर 20 में आपने ये वाला ही किया था। एंड B V विद करंट I इन द सर्किट। इसमें आपको दो ग्राफ बताने हैं। पहला ग्राफ V और R के बीच में, और सेकेंड ग्राफ V और I के बीच में। तो पहला ग्राफ तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 में ही समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्राफ B के लिए। क्या कह रहा है? एक हमारे पास सेल है, ईएमएफ कितना है? E है, इंटर रेजिस्टेंस कितना है? उसका स्मॉल r है। कनेक्ट किससे कर रहे हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कर रहे हैं। ये आपका डायग्राम हो गया। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ की रिलेशन क्या आएगी? V इक्वल टू E माइनस आई आर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। इसको मैंने कंपेयर कर लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन के साथ में। कहां से कंपेयर कर लिया? स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन से। जब कंपेयर करूंगा तो आप क्या देख रहे हो? तो आपके पास जो स्लोप है वो किसके बराबर आ गया? आर के बराबर। आर का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरसेप्ट यानी सी किसके बराबर आ गया? ईएमएफ के बराबर। अगर ग्राफ बनाऊंगा आई और वी के बीच में तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा? इस तरह से ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों ग्राफों की अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज वर्सेस करंट इन शोन इन फिगर। एक फिगर आपको दे रखी है, इधर क्या है? करंट, और इधर क्या है आपके पास? वोल्टेज। यहां पर 3 सेल आपको गिवन है जिनकी वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखी है और करंट आपको 1 एम्पियर दे रखा है। व्हाट इज द ईएमएफ यानी ई और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, स्मॉल आर निकालना है। दिमाग को ध्यान से समझो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। लेकिन मेरे पास कितने सेल है? 3। तो वोल्टेज कितनी आ गई? 3 ऑफ E माइनस 3 ऑफ R इंटू आई, क्योंकि 3 सेल सीरीज में है। इसमें दो केस जो करेंगे, नंबर 1, जब ईएमएफ निकालना हो तो करंट को 0 कर देंगे। जब करंट की वैल्यू को 0 करेंगे तो V इक्वल टू 3E के बराबर आ जाएगा, और V कितना है? 6 वोल्ट। इसका मतलब ईएमएफ आपका ईच सेल का कितना आ गया? 2 वोल्ट। दूसरा, जब हम क्या निकालेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V की वैल्यू को 0 कर देंगे। V की वैल्यू को 0 किया तो कितना आ गया मेरे पास? 3E माइनस 3RI इक्वल टू 0। I कितना दे रखा है? 1 एम्पियर। यहां पर I की वैल्यू रख देंगे। E की वैल्यू आपने निकाल ली है तो आसानी से R की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 6, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल? 2 cells of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel. Derive an expression for EMF and internal resistance of the equivalent cell. ये हमारा एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है और इसको 100% आप लोग करके जाएंगे और ध्यान से समझेंगे इसको। टॉपिक नंबर 7, किरचॉफ्स रूल्स and Wheatstone bridge. Question number 24, state Kirchhoff's laws. Apply these laws to find the values of current flowing in the 3 branches of the given circuit. सबसे पहले तो हम किरचॉफ्स लॉज के बारे में बताएंगे। हमारे पास 2 किरचॉफ्स के लॉ हैं। पहला हमसे क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा कहता है हमसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ्स जो करंट लॉ है वो कहता है समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। कि जो वोल्टेज लॉ क्या कहता है? समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 या
समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू ई। यहां पर हम लूप लॉ का यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, डिटरमाइन द करंट इन ब्रांचेज ए बी, ए सी और बी सी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। आपके पास ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम डायग्राम एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है। वैल्यू हो सकता है कि ये अलग हो। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब किरचॉफ्स सेकंड लॉ या लूप लॉ लगाओगे तो सबसे पहले सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। हम अब देख रहे हो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें हमें कितनी बैटरी दिखाई दे रही है? दो, एक 10 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखो मैंने 10 वोल्ट से एक करंट दिया जिसको नाम दिया आई। ध्यान देना, आई ए पर पहुंचा, यहां पर मैंने करंट दे दिया I1। यहां पर कितना करंट चला गया? I माइनस I1। ध्यान देना ध्यान से, I माइनस I1 इधर आ गया और I1 आपका ये बी पर चला गया। हमारे पास एक बैटरी और भी लगी हुई है 5 वोल्ट की। यहां से कितना करंट जा रहा है? इस करंट को मैंने दे दिया I2। I2 कहां पहुंचा? बी पर। I1 कहां पर पहुंचा? बी पर। कौन सा लगा? किरचॉफ जंक्शन लॉ। और यहां से करंट मिलके कितना हो गया? I1 प्लस I2। यहां पर जाते ही इस बैटरी से कितना करंट लिया था? I, इसको वापस कर दो I, तो इसमें कितना करंट आ जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस I, इधर आ गया। यहां से कितना आ गया? I माइनस I1। यहां पर आके दोनों हो गए ऐड, जंक्शन लॉ लग गया। लगने के बाद क्या होगा? I1 से I1 कट गया, I से I कट गया, तो दोबारा इसमें कितना करंट चला गया? I2। यानी इस बैटरी से कितना करंट लिया? I, वापस कितना दिया? I। इससे कितना लिया? I2, वापस कितना दिया? I2। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब कितने करंट है ये देखेंगे। टोटल करंट कितने हैं इसमें? 3। एक I, एक I1 और एक I2। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 करंट चाहिए, यानी 3 क्लोज सर्किट चाहिए। पहला क्लोज सर्किट हम ये ले लेंगे ए बी सी ए। दूसरा हम ये ले लेंगे ए डी सी ए। और तीसरा हम ये ले लेंगे बी सी डी एफ बी। और इनको सॉल्व करके हम 3 इक्वेशन बना लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, obtain the condition when no current flows through the galvanometer in it। सबसे पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट डायग्राम बनाना है। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? इन एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ मेजरिंग 1 आउट ऑफ 4। उसकी कंडीशन क्या होती है? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो तो आपको P अपॉन Q इक्वल टू R बटे S, ये हमें इसके अंदर प्रूव करके दिखाना विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।